Hello, dear students. Welcome to my class of astrophysics. Today we will start a new chapter, that is motion, an elementary concept of differentiation and integration for describing motion. ये आज हम लोग सीखेंगे मोशन का. It is the part 1. इसमें आज हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट बेसिकली डिस्कस करेंगे. तो देखा जाए आज का टॉपिक्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है. पहले हम लोग को जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये हम धीरे धीरे लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बात होता है जो इंट्रोडक्शन हम लेते हैं. एक हम लोग अभी प्योर फिजिक्स चैप्टर में जा रहा हूं, तो इसके पहले जाने से पहले कुछ बात है जो हमको जानकारी होना चाहिए. ऑलरेडी यू नो इट और यू नो दीज टर्म्स. सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज द मैकेनिक्स. तो व्हाट इज द मैकेनिक्स? It is the branch of physics which deals with the theory of motion of material objects under the action of number of forces on a body, may be at rest or in motion. मतलब motion of material object when a number of forces acting on a body. ऐसे भी हो सकता है बॉडी रेस्ट में रहेगा, ऐसे भी हो सकता है बॉडी को मोशन मिलेगा. So according to these two facts, two branches of mechanics, we classify the mechanics into mainly two branches. Number one, statics. The branch of mechanics which deals with study of objects at rest is called statics. In statics, the object is always at rest even though a number of forces are acting on it. Such a body is said to be in static equilibrium. The mechanics को हम दो पार्ट में बेसिकली बांटते हैं. पहले एक होता है स्टैटिक्स. इसमें एक नंबर ऑफ फोर्स, टू और मोर देन टू फोर्सेस, दे आर एक्टिंग ऑन सेम ऑब्जेक्ट. उसके बाद भी रेस्ट में है, तो हम लोग बताएंगे उसके जो स्टडी किया जाता है क्यों रेस्ट में है, कब तक रेस्ट में रहेंगे. तो उसका जो स्टडी जो ब्रांच में होता है वो जो स्टैटिक्स होता है. एज फॉर एग्जांपल, सपोज वन ऑब्जेक्ट एंड यू आर 3 or 4 स्टूडेंट्स, दे आर पुलिंग द ऑब्जेक्ट इन 4 डिफरेंट डायरेक्शंस एंड आफ्टर दैट इट आल्सो रिमेन्स एट रेस्ट. तो क्यों रेस्ट में है और क्या कंडीशन है उसके लिए, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे. वो स्टैटिक पढ़ेंगे. फोर्स अप्लाई होने के बाद भी अगर वो रेस्ट में है, हम बताएंगे द ऑब्जेक्ट इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ये बहुत बार ये टर्म हम लोग यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम टर्म, इन फ्यूचर. आज हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ. डायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स. ये डायनामिक्स को हम लोग 2 सेपरेट ग्रुप में बांट देते हैं. Can be separated into 2 categories. Number 1, kinematics, and number 2, dynamics proper or proper dynamics. The study of motion of object without taking into account the causes of their motion is called kinematics. आप शुरुआत में मैक्सिमम काइनेमेटिक्स पढ़ोगे. इसमें आप ऐसा भी पढ़ोगे जो इनिशियल वेलोसिटी u था, आफ्टर सम टाइम t the final velocity is v. So what will be the acceleration? In such a case, we are dealing or we are calculating without knowing why the velocity increases or decreases. मतलब without knowing the cause, क्यों मूव कर रहा है. हम लोग यहाँ ओनली कंसिडर करते हैं मोशन में है तो क्या होगा, ये एक्सेलरेशन है, क्यों एक्सेलरेशन है. विदाउट नोइंग द कॉज वी आर डीलिंग. जो टॉपिक्स वो आता है काइनेमेटिक्स का अंदर में. लेकिन डायनामिक्स मान लीजिए, इसको डायनामिक्स प्रॉपर बोलते हैं क्योंकि दोनों ही डायनामिक्स का अंदर में आता है. The study of motion of object by taking into account their causes of motion is called dynamics proper. मतलब हम जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है. One rolling ball gradually velocity decreases, speed decreases. क्यों होता है ना, due to the frictional force. Now we know the frictional force and we will calculate the amount of frictional force. Then we can find out what will be the retardation. जैसे कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं, ग्रेजुअली वेलोसिटी इंक्रीज होता है. क्यों इंक्रीज होता है ना, ड्यू टू द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी. कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड पर. दैट मींस हियर वी नो द कॉजेस बिहाइंड दिस इफेक्ट. अब क्यों चेंज हो रहा है उसको कॉज हम जानते हैं. तो जो मोशन क्यों हो रहा है उसके पीछे कॉज क्या है और कितना हो रहा है, ये सब हम लोग जहाँ डील करते हैं वो होता है डायनामिक्स प्रॉपर. तो दोनों डायनामिक्स की हम बात कर रहा हूँ, एक काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स प्रॉपर.
इसके बाद एक टर्म हम लोग यूज करेंगे, बहुत ही फंडामेंटल टर्म होता है, रेस्ट एंड मोशन। An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to surroundings with the passage of time। मतलब टाइम के साथ साथ अगर उसी जगह पर है, उसका सराउंडिंग का रेस्पेक्ट में वो उसका डिस्प्लेस मतलब प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बताएंगे दैट इज इट इज एट रेस्ट। मोशन होता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स विद द पासेज ऑफ टाइम। तो जो सराउंडिंग के साथ साथ हम देखते हैं टाइम के साथ साथ अगर उसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है तो हम लोग इसको बोलते हैं मोशन में है। प्रैक्टिकली रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स व्हिच मींस एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट बट इन अनदर सिचुएशन सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन। एज फॉर एग्जांपल, आप एक मूविंग ट्रेन में है और आपके साथ बैग एंड बैगेज है, आप देख रहे हैं बैग एंड बैगेज विद रेस्पेक्ट टू यू दीज आर एट रेस्ट, आप जहाँ रखे वहीं पर है, अपना खुद चल के जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है वो, तो आप देखोगे जो बैग एंड बैगेज जितना है आपका ट्रेन में रखा हुआ है दीज आर एट रेस्ट। तो आप सोच रहे हो रेस्ट में, क्योंकि आपका रेस्पेक्ट में आपका सराउंडिंग में रेस्ट में है। लेकिन अगर बाहर से हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, वो कंसिडर करते हैं जब बाहर कोई आदमी वो देखेगा ट्रेन जा रही है तो ट्रेन का साथ साथ बैग एंड बैगेज भी मूव करते जा रहे हैं, तो आप जिसको रेस्ट बोल रहे हैं ट्रेन को अंदर में बैठ करके, जो ट्रेन का बाहर है तो उसको मोशन में देखेंगे। इसीलिए रेस्ट एंड मोशन दीज आर रिलेटिव वन। आप जैसे एब्सोल्यूट रेस्ट दुनिया में तो कुछ है नहीं। हम लोग जो बिल्डिंग को चाहे आपका घर को जो रेस्ट में देख रहे हैं, प्रैक्टिकली दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग दैट इज आल्सो रोटेटिंग, व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन द हाउसेस और फिक्स स्ट्रक्चर जिसको हम लोग देख रहा हूँ, तो दैट रोटेट्स अराउंड द सन आल्सो। सोलर सिस्टम भी मूव करते जा रहे हैं, जितना गैलेक्सी जितना स्टार्स ऑल दीज आर मूविंग। तो ये रेस्ट एंड एब्सोल्यूट जो है ना रिलेटिव मैटर है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग अर्थ सरफेस के ऊपर बोलते हैं तो उसका सराउंडिंग देखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस हम बताएंगे दैट इज इन मोशन और रेस्ट। और विथ रेस्पेक्ट टू जनरली इन जनरल जो हम लोग डेली लाइफ में सोचते हैं बोलते हैं, तो हम मेरा जो सराउंडिंग्स है, हम लोग का जो सराउंडिंग्स है उसका रेस्पेक्ट में अगर कोई पोजीशन चेंज होता है तो हम बताएंगे मोशन में है, नहीं होता तो रेस्ट में है। जबकि एब्सोल्यूट रेस्ट बोल के दुनिया में कुछ है नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम लोग क्या होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट को भी कभी कभी पॉइंट ऑब्जेक्ट करते हैं। खास करके काइनेमेटिक्स में जितना कैलकुलेशन करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट का साइज हम लोग एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट डायमेंशंस आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इन ए गिवन टाइम। तो जहाँ डायमेंशन मतलब साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल ट्रैवल, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे अभी यहाँ से ट्रेन से आप जा रहा है, लंबा सफर कर रहा है 2000 किलोमीटर का, तो उसमें कुछ टाइम लगा है, तो हम लोग उसमें ट्रेन को उस टाइम जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, चाहे ऐसा कुछ उसका रिलेटेड बात करते हैं, तो ट्रेन को हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। लेकिन अगर वही ट्रेन एक कोई ब्रिज को रेल ब्रिज क्रॉस कर रही है तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट तो भी माना जाता है when the distance traveled by that object that is quite larger than the size of that object or dimensions of that object। अभी मोशन को हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इसमें मोशन का डिवाइड करेंगे। जो ऑलरेडी हम लोग डायमेंशंस पढ़ चुके हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दीज आर द डिफरेंट। वो अलग डायमेंशंस था, उसमें पावर था, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर रेज किया जाता है, तो उस सबको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। अभी डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। इसमें मोशन के डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग आइडिया लेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द मोशन इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल। इन दिस मोशन ओनली वन कोऑर्डिनेट that is x changes while other two y and z are held constant with time। मतलब क्या ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसमें एक ही कोऑर्डिनेट का चेंज होता है, x y z मान लीजिए there are 3 axes, but let us suppose one particle or one object is moving along this, इसमें एक स्ट्रेट लाइन बराबर जा रहा है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन बराबर जो जा रहा है यहाँ तक जब तक जाएंगे तो एक along the x axis let us suppose that object is moving, तो उसमें y या z जो है ना इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका एक ही कोऑर्डिनेट का जरूरत है, एक ही डेटा जरूरत है। अभी यहाँ पर है ना, कहाँ पर है, एक सिंगल डेटा, ओनली x का वैल्यू चेंज हो रहा है, एक सिंगल डेटा चेंज हो रहा है, तो हम इसको 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। एक एग्जांपल की हम बात करें इसमें, एक एग्जांपल लेटर सपोज इसमें एक छोटा सा एक कैटरपिलर ले लिए। कैटरपिलर आप जानते हैं एक कैटरपिलर है, यहाँ पर वो स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप
कहाँ भी होंगे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट हम लोग बता सकता हूँ। उसका फ्रीडम भी, इट कैन ओनली मूव अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब कोई थ्रेड है हम बांध दिए, यहाँ भी बांध दिए, यहाँ भी बांध दिए, तो उसको जा सकता है, लेफ्ट टू राइट जा सकता है, तो राइट। उसका जो फ्रीडम है दैट इज अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसमें एक ही चीज चेंज होता है, एक्स का, अगर हम इसको एक्स एक्सिस लेते हैं एक्स का वैल्यू ही चेंज होता है। तो उसका जो मोशन है इन दिस केस दैट इज द वन डायमेंशनल मोशन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपका टू डायमेंशनल मोशन में। जब वो कैटरपिलर के एग्जाम्पल लिए थे, अगर हम कोई फ्लोर में छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होगा, उसका मोशन हो जाएगा टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि उसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक साथ में चेंज होता है। टू डायमेंशनल मोशन, इफ an object moves in a plane that is horizontal ground, the motion is said to be two dimensional. In this motion only two coordinates that is x and y changes while the third coordinates is constant with time. That means आप कोई एक ऐसे हम ले लेते हैं, प्लेस ले लेते हैं, मान लीजिए दैट इज वन, दिस वन, ऐसे एक प्लेन ले लेते हैं। तो एट एनी मोमेंट मान लीजिए कैटरपिलर यहाँ छोड़ दिए, कोई विधा जा सकता है, कोई विधा जा सकता है, लेटर सब इट इज एक्स एक्सिस एंड इट इज द वाई एक्सिस। तो इसमें एक्स और वाई का चेंज होता है, लेकिन जेड एक्सिस का चेंज नहीं होता है। इन दिस मोशन ओनली टू कोऑर्डिनेट्स से एक्स एंड वाई चेंजेस व्हाइल द थर्ड कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट विद टाइम। हम दूसरा ढंग से भी बोल सकता हूँ, एट एनी मोमेंट कहाँ पर है वो बताने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए। ये दोनों हम बताएंगे तो भी बता पाएंगे एक्जैक्टली लोकेशन कहाँ है। तो वही कैटरपिलर को जो हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए थे प्लेन में, चाहे वॉल में, वॉल हो सकता है दैट इज एक्स जेड प्लेन और एक्स वाई जेड प्लेन, कुछ भी हो सकता है वॉल। तो उसके ऊपर भी जो है एक प्लेन का ऊपर मूवमेंट हो रहा है, तो हम बताएंगे टू डायमेंशनल मोशन। दूसरा एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे एक स्ट्रेट रोड है, उसमें कोई कार लेकर मूव कर रहे हैं, तो उसका मोशन है वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि लेफ्ट राइट जाने का जाएगा नहीं। उसी कार को अगर आप इसमें कोई खुला मैदान में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर, तो उसमें इधर भी लेफ्ट राइट जा सकते हैं, तो वो जो मोशन हो गया इन्हें प्लेन हो गया, तो आपका जो वो कार का मोशन एट दैट टाइम दैट इज द टू डायमेंशनल मोशन। अभी थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्पेस, the motion is three dimensional. In this motion all the three coordinates x y z change with time, मतलब तीनों का तीनों चेंज होते रहता है जो स्पेस में मूव करता है। हम थोड़ा पहले जो कैटरपिलर का एग्जांपल लिए थे, थोड़ा दिन बाद में हुआ क्या ना, बटरफ्लाई बन गई है, तो अभी उड़ने लगी, तो उड़ने लगी तो इसमें स्पेस में मूव कर रही, तभी उसका जो मूवमेंट हो गया दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। एट एनी पॉइंट उसको पता लगाने के लिए कहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों का जो लेंथ है, मतलब तीनों का कोऑर्डिनेट है, वो जानकारी होगा तो भी बता पाएंगे, इसीलिए इसको थ्री डायमेंशनल मोशन बोला जाता है। तो सिंपली अगर ऐसा क्यों बोला जाता है ये भी हम बात की है। अगर कोई पूछते वन डायमेंशनल मोशन मतलब क्या होता है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन होता है मोशन इन ए प्लेन, एंड थ्री डायमेंशनल मोशन दैट इज मोशन इन स्पेस। अभी हम लोग बात करेंगे जो पता लगाने के लिए जैसे कहाँ पर है, तो हम लोग यूज करेंगे ऑलवेज फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सेस, एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस, अटैच्ड टू ऑब्जर्वर हैविंग क्लॉक विद हिम with respect to which the observer can describe the position, velocity, acceleration etc. of the moving object। तो जो ऑब्जर्वर होता है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहाँ सोच लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वर है वो उसका ओरिजिन में रहते हैं, तो उसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। अगर थ्री डायमेंशनल केस होगा तो एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेते हैं, और उसका हाथ में एक रहता है एक क्लॉक टू ऑब्जर्वर टाइम। तो उसका उसी के रेस्पेक्ट में वो क्या कर सकते हैं ना, ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब द पोजीशन, कहाँ पर है, कहाँ वेलोसिटी कितना है एक्सेट्रा। एक रेफरेंस की बात होता है ना, जैसे आप पूछा जाए जो आपको घर कहाँ पर है, तो आप आपका रेलवे स्टेशन से बताओगे इतना दूर में है। तो ये जो रेलवे स्टेशन हो गया रेफरेंस था, हम लोग को कोई पोजीशन बतलाने के लिए, चाहे किसी के मान लीजिए वेलोसिटी है ना नहीं है, कितना वेलोसिटी है, तो कोई फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, उसका रेस्पेक्ट में क्या चेंज होता है हम देखते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट हो गया वहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और जो फ्रेम बना लेते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और द फिक्स्ड पॉइंट और प्लेस और रेफरेंस मार्क with respect to which the position, displacement, velocity, acceleration of a body or an object is measured। तो उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे हम लोग कॉलेज रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, आपको किसी को, आपका दोस्त को डायरेक्शन दे रहे हैं जो मेरा घर आना है, आपको पूछा कि ये कहाँ पर है, तो आप लोग कुछ पॉइंट बताते हैं, कुछ बिल्डिंग के नाम लेते हैं, कोई रास्ता का नाम लेते हैं, कोई दुकान का नाम लेते हैं, तो वो सब हो गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो रेफरेंस हम लोग को फिजिक्स में भी हम लोग बहुत एक्यूरेटली ये बात को लेते हैं, उसमें पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ बोलने के लिए कोई पॉइंट का रेस्पेक्ट में बोला जाता है, कोई प्लेस का रेस्पेक्ट में बोला जाता है, तो उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप में, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज आइदर रेस्ट
अगर रेस्ट में है वो completely or moving with uniform velocity is called as inertial frame of reference. In this frame of reference, Newton's laws of motion hold good. जो रेस्ट में है, एक्चुअली एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई भी नहीं है दुनिया में, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसका हम लोग इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉज जो है ना वो वैलिड होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? एक्सेलरेटेड और मूविंग, नॉन मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स लॉ does not hold good. The force causes the motion in non inertial frame of reference is known as fictitious force or pseudo force. ये pseudo force, fictitious force का जो एक्सपीरियंस है हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में मिलता है। एक दो एग्जांपल हम बात कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कार में है चाहे ट्रेन में है, एक सडनली टर्न ले रहे हैं, तो टर्न लेने के टाइम आपको लगता है जो बाहर तरफ, आउटर तरफ कोई फोर्स जैसे आपको कोई दे रहा है, और जिसके चलते आपका जैसे मूवमेंट हो रहा है, प्रैक्टिकली वहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं दे रहा है, आपको फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है, वो फिक्टियस फोर्स बोलते हैं, स्यूडो फोर्स बोलते हैं। चाहे मान लीजिए कोई ट्रक में आप भी खड़ा है और ट्रक के ऊपर एक हेवी बॉक्स है, ट्रक एक्सीलरेट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, थोड़ा बाद में देखें एक पर्टिकुलर एक्सीलरेशन के बाद जो बॉक्स है ना ट्रक का पीछे तरफ जा रहा है, तो आप सोचिए पीछे तरफ क्यों जा रहा है? पीछे तरफ जो जरूर कोई ना कोई फोर्स दे रहा है, प्रैक्टिकली ट्रक सामने जा रही है, पीछे तरफ तो कोई फोर्स दे नहीं रहा है, न्यूटन्स लॉ यहाँ पर फेल हो जाता है। तो उसमें हम लोग सोचते हैं जैसे कोई सूडो फोर्स आ गया, जो फोर्स का जो एग्जिस्टेंस इट इज नॉन विथ रेस्पेक्ट टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसका फ्रेम रेफरेंस कौन है? आप है। नॉन इनर्शियल आप क्यों है ना, वो एक्सीलरेटेड ट्रैक है, उसके ऊपर आप है, तो आप भी एक्सीलरेटेड मोशन में है, तो आप जो देख रहे हैं ना वो दूसरा कुछ देख रहे हैं, वो स्यूडो फोर्स देख रहे हैं आप। तो इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चाहे सर्कुलर मोशन भी होगा वो भी एक्सीलरेटेड मोशन होता है, चाहे लीनियर एक्सीलरेटेड मोशन हो, तो उसमें अगर आप ऑब्जर्वर है तो आप कुछ दूसरा कुछ देखोगे जो नॉर्मली न्यूटन्स लॉ से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट एक हम लोग टर्म यूज करेंगे, बहुत बार यूज करते रहते हैं, डिस्टेंस और पाथ लेंथ। डिस्टेंस और पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन in a given time is the length of actual path traveled or traversed by the object in that time। मतलब एक्चुअली कितना पाथ किए हैं उस टाइम इंटरवल में, तो हम उसको बोलते हैं पाथ लेंथ बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम ड्यूरिंग द मोशन। डिस्टेंस इज a scalar quantity. Distance traveled by a body in a given interval of time is always positive. It can never be zero or negative. आप जितना एक्चुअल पाथ चलोगे, चलते जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, एक्चुअल पाथ ट्रेवल किए हैं। इसमें जीरो नहीं होता है, घूम घाम कर फिर अपना घर में आ गए हैं तो अब भी जीरो नहीं हुआ है, और न बात जीरो होता, नेगेटिव भी नहीं होता है, ऑलवेज बढ़ते रहता है। आप एक ही जगह पर घूमते जा रहा है, चक्कर लगाते जा रहा है ग्राउंड में, तो भी आपका डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ते जा रहा है, और वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होते रहता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बारे में एक बात है, स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसका ओनली मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शंस नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचे, तो इसमें जो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा ना, यहाँ से स्टार्ट करके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट आपका, ये जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट है, बट ये जो इधर से आप देख रहे हैं इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल। यहाँ पर जो देख रहे हैं it is the actual path travel, but it is the displacement that is shortest distance। उसका एक डायरेक्शन भी होता है। the shortest distance traveled by the object between initial and final position of the object। if the displacement of और हम लोग क्या लिखेंगे, the displacement of object is the change in the position of the object in a particular direction। तो इसके particular इसको डायरेक्शन देना होगा, shortest distance है मतलब शुरू से लास्ट तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं distance travel, sorry displacement। no, distance travel is this but displacement is this। displacement has both magnitude and direction। इसका एक वैल्यू होता है जो लेंथ होता है, इसका वैल्यू होता है, उसका एक एरो हेड दिए तो डायरेक्शन भी होता है। displacement of any object in a given interval of time में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, इसमें पॉजिटिव हो सकता है, अगर इधर हम पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट तरफ हम लोग उसको नेगेटिव भी लेंगे, और फिर रिटर्न यहाँ पर आ गया, मान लीजिए कोई यहाँ पर फिर घूमते घामते यहाँ से फिर रिटर्न आ गया यहाँ पर, घूमते घामते जो मान लीजिए फिर यहाँ पर रिटर्न आ गया, इसी पाथ में ही पर रिटर्न आ गया, तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल तो जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ये आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी भी है इसमें, ओके, और डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड। इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी
ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज द डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट इस ओरिजिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कहीं भी ओरिजिन लीजिएगा फर्स्ट एंड लास्ट का जो है ना, वो जो हम सीधा ऐड कर देंगे विथ डायरेक्शन, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन। इसके बाद अनदर टू टर्म हम लोग यूज करेंगे ओपनली, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड, the speed of an object is defined as the time rate of change of distance. Its SI unit is meter per second, and it is a scalar quantity, that is it has no concern with the directions। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT-1, मतलब ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, मीटर पर सेकंड होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको कोई डायरेक्शन हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। और आपका डिफरेंट गाड़ी में देखते हैं स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर से हम लोग इसको नाप सकता हूँ। उसमें से स्पीड में हम लोग का एक यूनिफॉर्म स्पीड बताएंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बताएंगे। यूनिफॉर्म, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल में भी। उसका मतलब क्या होना, अभी एक सेकंड में जितना डिस्टेंस गया, थोड़ा बाद में और एक सेकंड देखेंगे तो कितना डिस्टेंस गया, थोड़ा बाद में और एक सेकंड में कितना डिस्टेंस गया। एक सेकंड बहुत ही कम टाइम है, मैं बार बार देख रहा हूँ जो उसमें सब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम उसको बताएंगे जो स्पीड है दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नेचुरली उसको उल्टा होगा, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं मैक्सिमम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही देखते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा। पर अभी एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, थोड़ा बाद में एक सेकंड लेते हैं तो थोड़ा कुछ किया है, तो भी ज्यादा कर रहे हैं तो भी कम हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है तो वहाँ पर एक एवरेज स्पीड की बात करते हैं। जैसे आप लोग अपना घर से स्कूल जाते हो तो उसमें जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, वो एक मिलता है एवरेज। लेकिन एवरेज मतलब एक्चुअल नहीं है, डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट पॉइंट में, डिफरेंट टाइम में हो सकता है डिफरेंट था, लेकिन एवरेज एक एवरेज कॉन्सेप्ट होता है। जो टोटल कितना है उसको मीन चाहे एवरेज जो बोलते हैं, रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड by the object to the total time taken, that is V average is the total distance divided by total time. If delta s is the distance traveled by the particle in time interval delta t, then average speed कितना होगा, v equal to delta s by delta t। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा हो गया चेंज और डेल्टा टी भी चेंज, टाइम इंटरवल कितना डिस्टेंस गया है और उसमें कितना टाइम लगा है, दोनों को हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो एवरेज मिलता है। तो हम लोग जैसे बोल रहे थे, जब अपना घर से स्कूल जा रहे हैं, इतना किलोमीटर डिस्टेंस है, उसके बाद इतना टाइम लगा है, तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो जो मिलेगा एवरेज मिलेगा। बट हम बोलते हैं एवरेज एक एवरेज आइडिया है, इट इज नॉट द एक्चुअल। एक्चुअल की बात सोचा जाए तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, जो हम लोग के लिए अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, इंस्टेंटेनियस के ऊपर। If the speed of the object is variable, then its speed at given instant of time is called the instantaneous speed at any instant। और एट एनी पॉइंट भी बोल सकते हैं, जैसे आप मूव कर रहे हैं, पर्टिकुलर बोले जो इलेक्ट्रिक पिलर था उस जो क्रॉस किए थे उस टाइम आपका स्पीड कितना था, तो इंस्टेंटनेस हो गया। अभी 9 बजे से घर से निकले, 9 बजे 5 मिनट 20 सेकंड में कितना है, कितना था स्पीड, तो हो गया उस टाइम में आपका इंस्टेंटनेस। एट दैट इंस्टेंट भी बोला जा सकता है, एट एनी पॉइंट भी बोला जा सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक पिलर वाले हाई स्पीड में निकल जा रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक पिलर क्रॉस करने के लिए बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है, अब बहुत ही कम टाइम में इंटरवल लेते हैं हम लोग। कहीं भी कोई पॉइंट में करना, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे, उसी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस गया डिवाइड बाय दैट टाइम इंटरवल, दैट इज द इंस्टेंटेनियस। फॉर फाइंडिंग द इंस्टेंटेनियस स्पीड, द टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज टेकन इनफिनिट स्मॉल, और इसको हम डिफरेंशियल बोलेंगे। अभी से हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग ये टॉपिक था कैलकुलस, आज हम इंट्रोडक्शन देंगे कैलकुलस का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे, अच्छा से सीखेंगे। मतलब मैथमेटिक्स से कैलकुलस नहीं सीखेंगे, फिजिक्स में जितना जरूरत है हम वो सीखेंगे, उसके एप्लीकेशन फिजिक्स में क्या है वो सीखेंगे। तो इसमें हम लोग बोला वेरी वेरी स्मॉल डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल था, इसका लिखने का स्टाइल होता है टेंस टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है, जीरो का आसपास है। व्हेन डेल्टा टी टेंस टू जीरो इट इज टेकन एज dt, तो हम लोग उसको लिखते हैं dt, लिखते हैं डेल्टा टी नहीं लिखते dt। इफ डेल्टा s इज द चेंज इन डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल डेल्टा t, then instantaneous स्पीड कितना होगा, v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा s बाय डेल्टा t। ये जो लिखने का स्टाइल है ये मैथ्स में आप लोग सीखोगे। हम लोग को जो है ना इसको डायरेक्ट इसी लिखते हैं ds dt। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी जो है ना, ये होगी आपका एवरेज स्पीड था। लेकिन जब डेल्टा टी का टेंस टू जीरो, मतलब इसका जो लिमिटिंग वैल्यू लेंगे जीरो नहीं है, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल है, इसको हम लोग लिखते हैं टेंस टू जीरो। उसी टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस गया है
मतलब पर्टिकुलर पॉइंट में, जैसे बता रहा था ना, एक लाइन खींच दिए तो उसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, आप हाई स्पीड में चल रहे हो तो उसमें डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल टाइम लगता है। तो उसी जो टाइम जो डिस्टेंस जाते हैं वो डेल्टा टी टाइम में, तो उस जगह पर हम बोलेंगे दैट इज द आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वो लिखने का तरीका डी एस बाई डी टी, जहाँ भी डी कहीं भी लिखा होता है तो आप समझ लीजिए दैट इज द वेरी वेरी स्मॉल, इसमें डी इंटू एस नहीं है, डी इंटू टी नहीं है, ये डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, लेकिन हम लोग बाई नहीं बोलते हैं, बोलते हैं डी एस डी टी। डी एस डी टी इज द डिफरेंशियल ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। Velocity. The velocity of an object is defined as the time rate of change of displacement or position. Velocity हम लोग किसको बोलते हैं ना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन को बोलते हैं वेलोसिटी। मतलब उसमें ऊपर में क्या था ना, टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल था। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। The specification of velocity requires magnitude and directions. It is dependent by v vector, मतलब ऊपर में एरो देते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, उसका वैल्यू भी है। ओनली भी लिखते तो ओनली वैल्यू लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। जब एरो देख लेते हैं इसमें दोनों बात छिपा हुआ है, एक उसका वैल्यू भी है, साथ साथ डायरेक्शन भी छिपा हुआ है। अभी वेलोसिटी में हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे, तो नेचुरली डेफिनेशन एक ही जैसा है। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if it travels equal distance displacement in equal interval of time, however small these intervals may be. Non-uniform velocity की बात किया जाए, the velocity of an object is said to be non-uniform or variable if it travels unequal displacement in equal intervals of time or vice versa. मतलब एक सेकंड में अभी जितना किया थोड़ा बाद में और एक सेकंड देखेंगे उसमें डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम बताएंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी के बाद हम लोग जब बोलेंगे तो इसमें दोनों चीज होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है, उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन रिमेन अनचेंज, तो हम बताएंगे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है डायरेक्शन का लेकिन मैग्नीट्यूड भी अनचेंज है तो भी बताएंगे तो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। और दोनों का दोनों चेंज होता है तो भी चेंज होते रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, आप गाड़ी में जा रहा है, सीधा रोड में जा रहा है, उसमें आप ब्रेक लगाए हैं तो वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसमें वेलोसिटी कम होते जा रहा है। फिर एक्सीलरेटर दबाए तो वेलोसिटी ज़्यादा होते जा रहा है, लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। लेकिन मान लीजिए मैग्नीट्यूड सेम है, कोई टर्न लेना है, कोई गोल चक्कर इसमें टर्न ले रहा है, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर ही मान लीजिए जो स्पीड है उसको मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, तो उसमें चेंज इन द डायरेक्शन हो रहा है तो भी बताएंगे तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है। अगर दोनों का दोनों चेंज हो रहा है मतलब स्पीड भी डिक्रीज हो रहा है, साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो भी हम बताएंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की बात किया जाए तो एवरेज एक एवरेज कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें आपका आप टोटल जो है ना डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे शुरू से लास्ट तक, और उसमें टाइम इंटरवल करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप घर से निकल के फिर रिटर्न आ गए हैं तो अब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी भी आपका जीरो होगा, चाहे 2 घंटा बाद आप घूम के आए हैं तो भी। तो एवरेज वेलोसिटी एक एवरेज कॉन्सेप्ट होता है, वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं देता है। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट मतलब एट एनी प्लेस में कितना होगा एग्जैक्टली उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। If the velocity of an object is variable, then its velocity at given instant is called the instantaneous velocity. मतलब at any instant जितना होगा तो हम instantaneous velocity बोलेंगे। जहाँ वेरिएबल होता है जैसे एट एनी पॉइंट बताओ चाहे एट एनी इंस्टेंट बताओ, उसमें भी एक ही जैसा कॉन्सेप्ट है। फॉर फाइंडिंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी द टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज टेकन इनफाइनाइटली स्मॉल और डिफरेंशियल इसको बोलते हैं। दैट मींस लिखते कितना द डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इट इज रिटन एज डी टी। जब बहुत ही छोटा होता है वो डी टी से लिखते हैं इसको, डी टी लिखा मतलब बहुत ही छोटा है। तो डेल्टा एस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल डेल्टा लिखेंगे। इंस्टेंटेनियस के जब लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस के जब हम लिखेंगे तो उसमें इस डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो इसमें लिमिटिंग वैल्यू मतलब इसका रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू है डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल, तो हम लोग लिखते हैं डी एस फैक्टर बाई डी टी बाई। यहाँ एक्चुअली पढ़ते नहीं, डी एस डी टी लिखते हैं, फैक्टर दे दिए हैं क्योंकि इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बोल रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन टाइम इंटरवल डेल्टा डी टी होता है, इसमें डी टी काटेगा नहीं, इंटू नहीं है। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सीलरेशन, जिसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जहाँ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए
इलेक्ट्रिकल इन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं एक्सेलरेशन. Uniform acceleration, if the velocity of object changes by equal amounts in equal interval of time, however small these intervals may be, the acceleration of the object is said to be uniform and the object is said to be uniformly accelerated. मतलब यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, वो एक्सीलरेशन एक ही जैसा है, मतलब एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टाइम, एक मतलब एक ही जैसा वेलोसिटी बढ़ती जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आपको देखने मिलता है अगर फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए स्मॉलर हाइट, कोई अपना रूफ से, कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग है, वहां से रूफ से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किए हैं तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो उसी हिसाब से बढ़ते रहता है. वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का एक अच्छा एग्जांपल है. नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और वेरिएबल एक्सीलरेशन का मतलब होता है if the velocity of object changes by unequal amount of in equal interval of time or vice versa, the acceleration of the object is said to be non uniform or variable. मतलब क्या ना, अभी एक सेकंड में जितना वेलोसिटी बढ़ा है नेक्स्ट सेकंड में उससे ज्यादा बढ़ के है चाहे कम बढ़ा है तो हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन तो है लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, चाहे वेरिएबल एक्सीलरेशन है. अभी एवरेज एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो टोटल वेलोसिटी चेंज मान लीजिए कितना हुआ है डिवाइड बाय टाइम टेकन करेंगे. इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए वेरिएबल एक्सीलरेशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन. मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी, जैसे हम लोग v माइनस यू लिखेंगे इन फ्यूचर डिवाइड बाय टोटल टाइम डेल्टा टी लिखेंगे तो हम जो एक्सीलरेशन मिलता है एवरेज, दैट इज नॉट द एक्चुअल वन. एक्चुअल डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट हो सकता है, प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मिलना ही मुश्किल है. एक दो एग्जांपल हम लोग को मिल पाता है. रियल लाइफ में हम जो मोशन देखते हैं इधर उधर फ्रीली फॉलिंग बॉडी छोड़ के, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का ही एग्जांपल है सब. अगर डेल्टा भी मान लीजिए चेंज द वेलोसिटी हो गया एंड टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो एवरेज एक्सीलरेशन होगा ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी इट इज आल्सो डायरेक्शंस, तो डेल्टा भी वेक्टर डिवाइड डेल्टा टी. इंस्टेंटेनियस एक ही जैसा कॉन्सेप्ट है, इसमें फिर हम लोग कैलकुलस आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस से बात करेंगे. If time interval of delta t is infinitely small, delta t tends to 0, then the limiting value of the average acceleration at given instant of time is called the instantaneous acceleration. मतलब बार बार एक ही जैसे डेफिनेशन हम लोग बताते जा रहा हूँ. That is instantaneous acceleration a is equal to limit delta t tends to 0 delta v by delta t, जिसको हम लोग dv वेक्टर by dt लिखते हैं, dv dt लिखते हैं. तो एक्सेलरेशन इसमें भी एरो साइन देना चाहिए यहाँ पर, यहाँ जो है इसमें छूटा हुआ है तो आपको यहाँ पर जो है इसमें हम दे देते हैं थोड़ा सा. इसमें राइट हैंड साइड में हम एरो दे रहे हो तो इसमें भी आपको एरो देना होगा, एक ऊपर एक ऊपर एरो देना होगा क्योंकि हम राइट में हम वेक्टर सिंबल दे रहा हूँ, लेफ्ट में भी देना होगा. जहाँ से इंस्टेंटेनियस जो है इसमें एक्सेलरेशन इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, इसको टाइम डेरिवेटिव बोलते हैं. मतलब यहाँ से डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट कर रहा हूँ एट दैट गिवन इंस्टेंट बोलते हैं. इसके बाद if x is the मान लीजिए पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, देन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू dx by dt लिखेंगे और एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे ना dv dt लिखेंगे. तो dt of dx by dt is equal to d2x by dt2, d2x by d2. The instantaneous acceleration of the object is second time derivative of the position of that object at given instant. ये धीरे धीरे हम लोग की बात को समझेंगे, जो एक हम क्या लिख रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ, इसके लिए कुछ रूल्स है. एक नया मैथमेटिक्स अभी हम स्टार्ट करने जा रहा हूँ. हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे जो फीस के लिए जरूरत है, और ग्रेजुअली एक ही साथ में सारा जितना रूल्स है एक ही साथ में नहीं पढ़ेंगे, दो चार रूल हम स्टार्ट करेंगे, जब जब आते रहेगा उसी हिसाब से हम लोग बात करते रहेंगे, हम लोग सीखते जाएंगे. तो इनिशियली कुछ रूल्स हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, अभी कुछ डिफरेंशियल रूल्स है, ये रूल्स आप मैथ्स में पढ़ोगे. इसका डेरिवेशंस हम लोग नहीं जा रहा हूँ, डेरिवेशंस एक्चुअली मैथ्स में भी नहीं दिया जाता है, ओनली फॉर्मूला हम यूज करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या हम लोग देखते हैं. इसमें u v एंड y रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ x. ये फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होता है ना, द वैल्यू ऑफ दीज आर डिपेंड्स अपॉन द x. फंक्शन मतलब x का वैल्यू चेंज होगा तो ये सब का वैल्यू भी चेंज होगा, इसे इक्वेशन फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, मतलब तीनों का वैल्यू. c और n रिप्रेजेंट कांस्टेंट नंबर है, लेट अस सपोज जैसे इनमें इसको बोलते हैं d dx ऑफ c. c होता है कांस्टेंट, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस.
यहाँ पर कुछ है, बाहर में जाकर कुछ होगा वैल्यू, तो जिसको हम कांस्टेंट बता रहा हूँ तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो होगा, कोई भी चेंज होता ही नहीं है। इसे हम रेट ऑफ चेंज निकल रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन निकल रहा हूँ, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, चाहे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो, चाहे विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन हो, कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा, क्योंकि चेंज नहीं होता, रेट ऑफ चेंज भी जीरो है। अगर कांस्टेंट का साथ मान लीजिए कोई वेरिएबल्स आ जाए, जो यू इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिएगा, फिर डी यू डी एक्स लिखोगे। अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स आ जाए, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, यू वी डब्ल्यू, ऑल दीज आर फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ये रूल इसमें अलाउड है। जो हम इसको करेंगे प्लस माइनस, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट किया जाता है, मतलब रेट ऑफ चेंज निकाला जाता है, फिर इसको भी हम करेंगे। सबसे ज्यादा हम जो यूज करेंगे फॉर्मूला में, सबसे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे अभी तुरंत, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, जो पावर होगा इंटू होकर बाहर निकल जाएगा, उसके बाद माइनस वन होगा, इवन माइनस भी होगा तो भी माइनस वन होगा। हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे थोड़ा बाद में। नेक्स्ट मान लीजिए प्रोडक्ट का रूल्स होता है यू भी दोनों फंक्शन ऑफ एक्स, तो यू जो है यू बाहर निकल के आ जाएगा एक बार, फिर यू को कांस्टेंट मान के करेंगे, डी डी एक्स करेंगे, प्लस भी को एक बार कांस्टेंट मान करके डी यू डी एक्स करेंगे। जब डिवाइड होगा तो इसमें ऊपर वाला नीचे वाला इंटू होकर डी यू डी एक्स होगा, माइनस यू इंटू होकर के डी भी किया जाएगा, डिवाइड बाय नीचे भी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट हो गया, जैसे मान लीजिए डी वाई डी एक्स, हम इन दिस वे भी लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ऐसे करके हम लोग लिख सकता हूँ। तो इसमें देखिए डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एन, तो एन कितना हो जाएगा, एन इंटू इसमें एन निकल गया, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा डी यू डी एक्स, दोनों डिफरेंस क्या देखिए, इसमें एक्स था, इसमें भी एक्स था, लेकिन इसमें एक्स है, इसमें यू है, इट इज नॉट डायरेक्ट एक्स, इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो यू एन निकल गया, तो यू एन माइनस वन डी यू डी एक्स, ये हमको करना है। तो ये हम लोग कुछ रूल सीखे हैं, और उसको थोड़ा बहुत आज एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल एप्लीकेशन देखेंगे। इसमें जो हम फॉर्मूला बोल रहे हैं वो हम लोग बनाते बनाते इसको रट जाएंगे, याद हो जाएगा। सब फॉर्मूला नहीं लिखा गया है, एक टोटल सब्जेक्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें से थोड़ा सा दो चार को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली मैथ्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब का फॉर्मूला का मदद, जो एक ऑपरेशन टाइप बोलते हैं इसको, एक ऑपरेटर बोलते हैं, जैसे रूट स्क्वायर रूट होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, इंटू होता है, क्यू रूट होता है, एक नया ऑपरेशन ऑपरेटर आपको मिलेगा, जिसका मदद से हम लोग बहुत सारा काम कर लेंगे, बहुत अच्छा से कर लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए, y इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ, अनदर हो गया y इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस वन, अनदर हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अनदर हो गया y इक्वल टू मान लीजिए 25। तो सबका डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब रेट ऑफ चेंज निकालिए। तो रेट ऑफ चेंज मतलब दोनों विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई डी एक्स लिखेंगे लेफ्ट साइड का, राइट साइड क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ होगा। ये जो हम पहले बताए, जो यहाँ रूल सीखे हैं, यहाँ पर जो एन बाहर निकल के आ जाएगा, तो हाफ निकल के आ गया बाहर, एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन हुआ है, इसमें एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन हुआ है, तो हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ हुआ है, देखिए माइनस हाफ हो गया, क्योंकि ये जो है पावर बाहर निकल के आ जाएगा, इसके साथ माइनस वन होगा। एक दो करने के बाद बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको सीखना होगा ही, मतलब ये जो हम रूल्स बता रहा हूँ, ये सबको बार बार आएगा फिजिक्स में, इस एवरी चैप्टर में आएगा, तो आपको सीखना ही होगा। y इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस वन, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स, दैट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन। देखो माइनस वन नीचे आ गया, बाहर आ गया इंटू होकर के, और इसमें एक्स टू माइनस वन और माइनस वन कितना होगा, एक्स टू माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू होंगे, लेकिन प्लस है चाहे माइनस है, माइनस वन होगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ हम करेंगे डी वाई डी एक्स कितना ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, मतलब हम ऑपरेशन कर रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज निकल रहा हूँ, तो टू बाहर निकल के आ जाएगा, एक्स टू द पावर टू माइनस वन टू एक्स, y इक्वल टू 25, तो dy dx इक्वल टू d dx ऑफ 25, तो 25 कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज तो होता नहीं है, मतलब अभी यहाँ पर जितना 25 का मतलब है 2 किलोमीटर चल जाओ तो भी 25 मतलब 25 ही होता है, तो इसका कोई चेंज नहीं हुआ, तो रेट ऑफ चेंज कितना जीरो हुआ, क्योंकि ना 25 इज ए कांस्टेंट। अभी ये जो फॉर्मूला है, आज है एक एग्जाम्पल देखकर हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो हम सीखेंगे, फिर इंटीग्रेशन भी बात करेंगे। तो इसमें एक फिजिक्स में कैसे हम अप्लाई करते हैं इसको, जो हम लोग का टारगेट है आज का, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। एक एग्जांपल देखा जाए, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स आफ्टर t सेकंड इज गिवन इन मीटर्स बाय द रिलेशन x इक्वल टू 5 प्लस 60 प्लस 70 स्क्वायर। मतलब एक एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना नहीं वो अपने आप पता चल जाएगा। सिंपली समझो, अलोंग द एक्स एक्सिस कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, और टाइम के साथ साथ एक्स का वैल्यू इसी सब से चेंज होते जा रहा है। एक मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्स आफ्टर टाइम t सेकंड is given in meters by the relations, मतलब t in second, x in the meter, x equal to 5 plus 60 plus 70 square,
ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स नंबर 1 इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, नंबर 2 वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकंड कितना है, नंबर 3 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका कितना है, चाहे एक्सेलरेशन कितना यूनिफॉर्म अपने आप आ जाएगा, हम बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना है टी इक्वल टू 5 सेकंड में। एक करके लिया जाए तो हम लोग को जो गिवन है दैट इज एक्स दे दिया है, तो हम भी जब निकलना होता है तो हम लोग जान चुके हैं v इज नथिंग बट dx dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हम जो निकल रहा हूँ ऑब्वियसली इट इज द फॉर्मूला फॉर द इंस्टेंटेनियस। कहीं जो d लिखा रहता है तो इंस्टेंटेनियस होता है, एवरेज नहीं होता है कभी भी हो। तो dx dt क्या होता है ना, हम dt से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 प्लस 60 प्लस 70 स्क्वायर। तो इसमें 5 जो है ना एक कांस्टेंट है, तो इसको 5 हम पहले हम बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम फॉलो करेंगे। तो इसमें होल इन डी ऑफ होल लॉ हम पहले लिखे हैं, आपके बाद हम उसको थोड़ा बांट दिए हैं, इसमें प्लस 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 है तो प्लस हो गया, फिर इसका भी डी ऑफ 70 स्क्वायर। नेक्स्ट एक स्टेप हम दिखाए हैं, जब हम लोग बहुत ज्यादा कर लेंगे तो इतना स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है, आप ये सीख रहे हैं इसलिए हम इतना स्टेप दिखा रहा हूँ। तो पहले हम सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ऑपरेशन को तीनों टर्म में, तो फिर 5 है तो 0 हो जाएगी, वो कांस्टेंट है। इसमें जो 6 है ना, जो कांस्टेंट है बाहर निकल के आ गया, तो टी टू दी पावर कितना होगा, इसमें मतलब अभी कुछ किए नहीं, 1 है, कुछ नहीं लिखा, 1 ही है। इसमें भी 7 बाहर निकल के आ गया है, जो कांस्टेंट है बाहर निकल के आ जाएगा, वो हम ऊपर में रूल देख चुके हैं, तो इसको याद रखिए। 7 बाहर निकल के आ गया तो डी ऑफ टी स्क्वायर हुआ है। इसमें 6 इंटू इसमें 1 हो गया तो टी, हम लोग जो फॉर्मूला था एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 चाहे टी टू द पावर एन माइनस 1 जो भी है, इसमें एक्स नहीं टी आ गया है। तो इसमें हम लोग टी टू द पावर 1 माइनस 1, इसमें 7 इंटू 2 बाहर निकल के आ गया टी टू द पावर 2 माइनस 1, तो इसमें तो 0 हो गया। इसमें टी टू द पावर 0, टी टू द पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, तो 6 इंटू 3 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें 7 इंटू 2 14 हो गया, टी टू दी पावर 2 माइनस 1 मतलब टी हुआ है। तो अभी v का जो वैल्यू मिल गया दैट इज 6 प्लस 14 टी। मतलब हियर आल्सो जैसे x t को डिपेंडेंट था, v आल्सो डिपेंड्स अपॉन द t। तो टाइम डिपेंडेंट कुछ भी होता है उसका मतलब वेरिएबल होता है, टाइम के साथ साथ v चेंज होते रहता है। तो इसका मतलब है जब v वेरिएबल है तो मतलब ये जो मोशन ही है ऑटोमेटिकली पता चलता है एक्सीलरेटेड मोशन है। एक्सीलरेशन हम लोग निकालेंगे, थोड़ा बाद में निकालेंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कर लिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। एक टर्म कभी भी सुनोगे इनिशियल, दैट इज अंडरस्टूड, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता लेकिन इट इज अंडरस्टूड। इनिशियल मतलब ही आपको लेना है टी इक्वल टू 0। हम टी इक्वल टू 0 लेंगे तो देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ पर टी का 0 पुट कर दिए, 6 प्लस 14 इंटू 0 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्स जो है मीटर में, टाइम सेकंड में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसा टाइप कहीं भी इनिशियल वर्ड सुनोगे तो साथ साथ आपका दिमाग में आ जाना चाहिए, मतलब टी इक्वल टू 0 पुट करना है। जब t इक्वल टू 3 पुट हम करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन था एट इंस्टेंट t इक्वल टू 3 सेकंड वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी इतना हो गया, तो जब 3 सेकंड वेलोसिटी कितना होगा, तो हम ये जो इक्वेशन है t का, तो हम 3 पुट करेंगे यहाँ पर। तो 3 यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो कितना होगा, 6 प्लस 14 इंटू 3 दैट मीन्स 6 प्लस 42 दैट मीन्स 48 मीटर पर सेकंड। यहाँ देखिए, यहाँ नंबर सी की बात कर रहा हूँ। एक्सीलरेशन इसमें देखिए, एक्सीलरेशन ए एट एनी इंस्टेंट टी ए इक्वल टू डी वी डी टी। तो इसमें डी डी टी अब हम क्या करेंगे, मतलब हम एक्सीलरेशन निकालना तो फिर हम डिफरेंशिएट करना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है ना, वेलोसिटी का, तब ना एक्सीलरेशन होता है। तो डी वी डी टी मतलब चेंज रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो इसमें फिर इसको जो v का जो मिला था इक्वेशन, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको तो डिफरेंशिएट किया जा रहा है। एक नया ऑपरेशन आपको मिला है, एक ऑपरेटर मिला है आपको ऑपरेशन करने के लिए, तो डीडीटी बोलते हैं। इसमें डीटी काटोगे नहीं, डीडीटी एक ही साथ में है। तो 6 प्लस 14 टी, तो देखिए 6 के लिए तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस डीडीटी ऑफ 14 टी, तो इसमें 0 हो गया। 14 के लिए 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1। अभी हम लिख रहा हूँ शुरू में, बाद में आप डायरेक्ट इसको 1 पुट कर सकते हैं, टी टू द पावर 0 दैट इज 1 ही होता है, तो 14 इंटू 1 दैट इज 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ look here, t a is equal to 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देयर इज नो टर्म ऑफ t। यहाँ पर v का साथ t का था, x का साथ भी t था, लेकिन a का जो हमको मिला है वैल्यू, उसमें t के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जब ये t के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो इसका वैल्यू कांस्टेंट रह जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। ऐसा टाइप मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन में लिख दिया यूनिफॉर्म मोशन, अगर नहीं भी लिखता तो भी हम लोग ऑटोमेटिकली बोल पाते हैं जो मोशन है दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। नाउ लास्ट क्वेश्चन था एट t इक्वल टू 5 सेकंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। नेक्स्ट का वैल्यू हम जो फॉर्मूला है 5 प्लस 60 प्लस 70 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इंटू 5, इसमें t मतलब 5 पुट कीजिए, 7 इंटू टी स्क्वायर मतलब 25 पुट कीजिए।
हो जाए कितना 5 + 30 + 175 दैट इज 210 मीटर। तो आपका जो हो गया है इसमें एक क्वेश्चन के लिए हम लोग ऑलरेडी कर सकते थे विदाउट हेल्प ऑफ द कैलकुलस। जो लास्ट क्वेश्चन था तो उसमें अगर t = 10 सेकंड तो t = 10 पुट कर देते हैं, कितने इसके वैल्यू निकल जाता है, डिस्प्लेसमेंट कितना निकल जाता है। लास्ट वाला पार्ट हम विदाउट कैलकुलस कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला जितना पार्ट है तो कैलकुलस का मदद लेना होगा। तो एक आज इनिशियल आइडिया लिए है और हम लोग मैकेनिक्स जब स्टार्ट करें तो कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग एक आइडिया ले चुके हैं कितना टर्मिनोलॉजी है इसके रिलेटेड। कल हम लोग इसके बाद हम लोग का फर्दर बहुत सारे एग्जाम्पल की बात करेंगे, इंटीग्रेशन की बात करेंगे। आज का आपका जो टॉपिक्स है आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आप लोग वेट कीजिए पार्ट 2 के लिए।